हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। जल्दी से आ जाइए, आइए शुरू करते हैं एनपीओ का वन शॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा वन शॉट, पूरा कंप्लीट एनपीओ इसमें हो जाएगा। आइए मेरे साथ शुरू करिए फटाफट। सर व्हाट इज एनपीओ, एनपीओ करेंगे कैसे, जरा एक बार समझा दो। आइए सर, एनपीओ के बारे में डिटेल कन्वर्सेशन और पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में यहां कवर कर लेंगे। इधर देखिए, अगर हम एनपीओ की बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे एनपीओ बोलते हैं। एनपीओ मतलब एक ऐसी संस्था जो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करती, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी के लिए काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन? सर आप पहली ये समझ लीजिए, प्रॉफिट कंसर्न जिसका मेन काम प्रॉफिट कमाना है, वो संस्था जिसने अपना बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए खोला है। और नॉन प्रॉफिट कंसर्न जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, मैं यही नहीं बताना चाहता यहाँ पे कि प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है या सोसाइटी के लिए काम करना अच्छी बात है। जिसको जैसा मन करे वैसा करे, बट हमें तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करनी है। प्रॉफिट कंसर्न की अकाउंटिंग क्या होती है? इसका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से तीन चीजें बनाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? इसकी मदद से बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी मदद से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसकी मदद से बनाई जाती है बैलेंस शीट। और इन तीन चीजों के बाद हम अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉफिट कंसर्न की, जिसको फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर से निकाला जाता है नेट प्रॉफिट, जिसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। और बैलेंस शीट लास्ट में मैच हो जाती है। यही होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा तो सुनने में यार नहीं लगेगा ना कि नॉन प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है। इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, याद रखिएगा। इसका बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट। आप इसको एक तरीके का कैश अकाउंट समझो, मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। इसकी मदद से दो चीजें बनाई जाती हैं, एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। सर ये है एनपीओ का बेसिक फॉर्म। मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो प्रॉफिट वाले में बेसिक डॉक्यूमेंट ट्रायल बैलेंस, इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है बाबू? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नन अदर देन एक तरीके का कैश अकाउंट। मतलब ये एक तरीके का कैश अकाउंट है, ये कैश बेसिस पे बनता है। मतलब इसकी बेस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होता है। इसको क्रूअल से या ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका साल अगर 22-23 या 23-24 चल रहा है, तो इसके अंदर डाटा सिर्फ 23-24 का नहीं होगा, किसी भी साल का हो सकता है। पैसा आया तो रिसीट, यानी रिसीट का मतलब पैसे का इनफ्लो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा गया तो पेमेंट यानी आउटफ्लो, पैसा चाहे इस साल का गया, चाहे पिछले साल का गया, चाहे अगले साल का गया, इसमें सब नजर आता है। ये कैश बेसिस पे होता है। दूसरा, इसके अंदर ट्रांजैक्शन का नेचर भी मैटर नहीं करता। अगर पैसा आया तो चाहे वो इनकम कमा के आया, चाहे एसेट बेच के आया, सा गया चाहे वो खर्चे करके आया, चाहे वो लोन की रीपेमेंट में या एसेट खरीदने में गया, यहाँ पैसा आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे आएगा। इसकी मदद से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर जी ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ये अक्रूवल बेस पे बनता है, याद रखना। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो अक्रूवल बेस पे होंगी। सर ये अक्रूवल बेस मतलब करंट ईयर ओनली। मतलब इसमें जो ट्रांजैक्शन आएंगी वो सिर्फ करंट ईयर की आएंगी, ना तो पास्ट ईयर की ना नेक्स्ट ईयर की। मतलब अगर जो पैसा आएगा वो इस साल का आएगा और खाली इनकम और एक्सपेंस आएगा, एसेट को बेचना वगैरह नहीं आएगा। सिर्फ करंट ईयर की इनकम आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, याद रखना, और एक्सपेंडिचर भी करंट ईयर का। मतलब इन शॉर्ट अगर आप नोटिस करो तो आपको कैश बेस अकाउंटिंग को अप्रूवल बेस अकाउंटिंग में बदलना है। तो रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली तीन वैरायटी, दो वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है। क्या वैरायटी आ सकता है? पहली वैरायटी आ सकती है कि क्वेश्चन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन, ये गिवन होगा।
और आपको इसकी मदद से बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। मतलब सीधा, अब मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं सीधा। सीधा मतलब जैसे बेसिक अकाउंटिंग है, रिसीट एंड पेमेंट, कैश बेस को अक्रूवल में कन्वर्ट करना है। दूसरा वैरायटी है उल्टा। उल्टा मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा और आपको उसकी मदद से बनाना पड़ेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। मतलब मैं इसको बोलता हूं उल्ट। मतलब यहां पे हमें सीधा नहीं चलना, उल्टा चलना है, उल्टा। इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट, मतलब अप्रूवल से कैश पे जाना है। बस ये दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। इसको समझने के लिए आपको एडजस्टमेंट समझनी पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर में मिला के मात्र ये चार एडजस्टमेंट है, बस चार। ये चार समझ लीजिए, कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली है इनकम ट्रीटमेंट। इनकम ट्रीटमेंट, एनपीओ की इनकम का जरिया क्या होगा और उसमें क्या रूल लगेगा वो। दूसरी है एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। तीसरी है डोनेशन की ट्रीटमेंट। और आखिरी है कंजम्पशन की ट्रीटमेंट। कंजम्पशन की ट्रीटमेंट। बस आप ये चार एडजस्टमेंट सीख जाइए, एनपीओ का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके चारों सिखाता हूं। सबसे पहली आ जाओ मेरे पास, इनकम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सर किसी भी एनपीओ के लिए कमाई का जरिया क्या होता है, किसी भी एनपीओ के लिए इनकम क्या होती है। देखो खुद सोचो। एनपीओ प्रॉफिट पर्पस के लिए काम तो नहीं करता। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल, कॉलेज, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, कोई भी तरह का एनजीओ जो आप प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करता, एनिमल वेलफेयर कुछ भी हो जाए। मान लो एक वृद्ध आश्रम की बात करते हैं। एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम का कमाई का क्या जरिया है, उसका मेन मकसद है बूढ़ों की मदद करना, बूढ़ों बूढ़ों का देखभाल करना, बुजुर्गों का देखभाल करना, ओल्ड एज पर्सन का देखभाल करना। कमाई का क्या जरिया, उनको थोड़ी बोलेंगे कि वो रात में आके सो गया ना, चल रेडी लगा, चल बेटे सब्जी बेच, तू टेम्पो चला, तू ओला में कैब चला, नहीं ना। इनकम का जरिया क्या है, तो इनका मेन जरिया तो एक ही होता है जिसको प्राइमरी इनकम बोलते हैं। दैट प्राइमरी इनकम इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। मतलब किसी भी एनजीओ का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन को मेंबरशिप फीस समझ लो। व्हाट इज मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मतलब ये पैसा आपको मिल रहा है उसके मेंबर से। मेंबर मतलब जो एनपीओ के मेंबर हैं, जो जिन्होंने मिलके ये एनजीओ चलाई है, वो सालाना यानी एनुअल पेमेंट करते हैं इस मेंबरशिप फीस की। यही हमारी इनकम है। कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं जो हर एनपीओ में नहीं होते, लेकिन हाँ हो सकते हैं अदर सोर्सेस। जैसे एनपीओ ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, उस पे इंटरेस्ट अर्न किया, जगह किराए पे दे दी, वहां से रेंट रिसीव किया, एनपीओ ने डिविडेंड रिसीव किया, मतलब कहीं पैसा इन्वेस्ट किया वहां से ब्याज आया, लॉकर रेंट मिला, वगैरह वगैरह। एसेट को बेच के प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सब जो इनकम है ये सेकेंडरी है या अदर सोर्स है। हर एनपीओ में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट हाँ सब्सक्रिप्शन की इनकम तो जरूर होगी, है ना। सब्सक्रिप्शन की इनकम ट्रीटमेंट सिखाने के लिए मुझे आपको उसका रूल सिखाना पड़ेगा। और रूल बहुत आसान है, ध्यान से सामने स्क्रीन पे देखना। याद रखना, हम अभी सीधा चल रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर, कैश से अक्रूवल बना रहे हैं। मान लीजिए आपका एक साल है 1 अप्रैल 2023, ये साल खत्म होता है 31 मार्च 2024। क्रूअल बेस कहता है मुझे खाली इसी साल की इनकम रिकॉर्ड करनी है, ना तो पिछले साल की ना अगले साल की। मान लीजिए मुझे कोई इनकम रिसीव हुई है हाइपोथेटिकली 5 लाख रुपए इस पूरे साल में रिसीव हुई है। रिसीव जरूरी थोड़ी है ये इसी साल का पैसा होगा। हो सकता है इसमें कुछ पैसा पिछले साल का हो, जो पिछले साल मिल नहीं पाया था बट इस साल मिल गया। मतलब इस पैसे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। बताना पिछले साल का, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल मिला नहीं था इस साल मिल गया। और हो सकता है कुछ पैसा जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता हो, एडवांस में आ गया हो, यानी एडवांस ऑफ करंट ईयर। इस साल एडवांस मिल गया अगले साल के लिए। तो एनपीओ का बेसिक सा रूल है, क्या रूल है जरा सुनना। आप मेरे को बताओ,
आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बकाया जो पिछले साल मिलना था मिला नहीं। इनकम कौन से साल की है बताना, इनकम कौन से साल की है तो पिछले साल की ना, मिला इस साल है मैटर नहीं करता, हम तो अक्रूवल बेस कर रहे हैं। इनकम कौन से साल की है? प्रीवियस ईयर की। अगर ये इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर है तो मैं इसे हटा दूंगा माइनस। भैया पिछले साल को बिलोंग करती है ना, हम तो अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप ये बताओ, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का बकाया, इस साल किसी मेंबर ने पैसा नहीं दिया, बिलोंग कौन से साल को करता है? वो पैसा इसी साल को करता है ना। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अप्रूवल पे चल रहे हैं। नहीं मिला मैटर नहीं करता, इनकम कौन से साल की है, बिलोंग कौन से साल को करता है? इसी साल को। तो वो हो जाएगी इनकम ऑफ करंट ईयर। अगर वो करंट ईयर की इनकम है तो मैं उसे जोड़ दूंगा प्लस एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। जल्दी बताओ, पिछले साल एडवांस मिला था, पिछले साल एडवांस मिला था कौन से साल के लिए? इस साल के लिए। तो वो बिलोंग कौन से साल को करता है? इसी साल को करता है, तो वो हो गया इनकम ऑफ करंट ईयर। और अगर वो करंट ईयर की इनकम है तो जोड़ देंगे। और अगर मान लीजिए एडवांस ऑफ करंट ईयर है, जल्दी बताओ, इस साल एडवांस मिला, इस साल एडवांस मिला कौन से साल के लिए? अगले साल के लिए, अगले साल के लिए। तो वो इनकम कौन से साल की हुई? वो इनकम हो गई नेक्स्ट ईयर की। तो इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसे क्या करेंगे? माइनस। मतलब आपको ये बेसिक रूल याद रखने हैं, बेसिक रूल। क्या रूल है? आपको बस ये चार रूल याद रखने हैं, और रूल का लॉजिक क्या है कि वो इनकम कौन से साल की है। अगला काम आता है पोस्टिंग। सर ये क्या है? मैं आपको बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा तो पता तो होना चाहिए ना। आप मुझे बस इतना बता दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब हमारे लिए ये बैलेंस शीट में एसेट में नजर आएगा। और एडवांस इनकम का मतलब है अनअर्नड, अनअर्नड का मतलब कमाया नहीं है बट मिल गया है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, बिकॉज ये अभी की इनकम नहीं है, बाद की इनकम है। और ये अभी की इनकम नहीं है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नजर आएगा। क्लियर है? हाँ ना बोलो। तो आपको रूल और पोस्टिंग समझ में आया? सामने स्क्रीन पे देखो, ये रूल और पोस्टिंग समझ में आया? किसी भी इनकम के साथ यही काम करना है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन की हो, चाहे इंटरेस्ट की हो, चाहे कोई भी इनकम हो। रूल यही लगेगा, पोस्टिंग यही लगेगी, याद रखना। आपको इसकी वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूं, सामने स्क्रीन पे देखो। मेरी बुक में ये क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर ये एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने खांचे वगैरह बना रखे हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। कह रहा जी, एक क्लब को रिसीव हुए 20,000 की सब्सक्रिप्शन, ये रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 2005-6, ये हो गया हमारा करंट ईयर। ऑफ विच, इसमें से 3,000 रिलेटेड टू 2004-5, मतलब ये हो गया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। 2006-7 को बिलोंग करता है, मतलब ये हो गया एडवांस ऑफ करंट ईयर, इस साल एडवांस मिला अगले साल के लिए। तो एट द एंड 2005-6 यानी करंट ईयर में 6,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी ये हो गया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। और मेरे पास चार में से तीन चीजें दे रखी हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। आओ करते हैं, कैसे करूंगा बताना। इनकम वाली साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई थी मेरे को? 20,000। अब बताते जाओ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? पिछले साल की। क्या करूंगा? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, इसमें से 3,000 माइनस। सर बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लाइबिलिटी में। अभी बैलेंस शीट अगले में करा दूंगा, पढ़ना। इस साल एडवांस मिला 2,000 रुपए, इस साल का एडवांस, इनकम कौन से साल की? अगले साल की, ये भी हटा दो, करंट ईयर की तो नहीं है ना। एडवांस ऑफ करंट ईयर 2,000। सर क्या हम इसको एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं? हाँ। इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? इसी साल की, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 6,000। अब बाहर आंसर बता दीजिए, आपका आंसर आ रहा है 21,000। ये आपकी इनकम है, बस। ये एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, ऐसी चार एडजस्टमेंट सीख लो। एग्जाम्पल, वेराइटी है, वेराइटी सुनो। एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, 31 मार्च 2006 हो गया 1 अप्रैल 5 से 31 मार्च 2006। इसमें 1 अप्रैल 5 है ओपनिंग फिगर, 31 मार्च 6 है क्लोजिंग फिगर। आप 31 मार्च को करंट ईयर बोल सकते हैं, 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है 2.5 लाख रुपए, ये रिसीव हुई है, सॉरी।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2005, दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 06, ये हो गया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। एडवांस है अप्रैल 05, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। और ये है एडवांस 31 मार्च 06, ये है एडवांस ऑफ करंट ईयर। लो जी, आपके पास चारों जानकारी है, आपको बस उठा के पुट करना है। करें करें करें। आओ, मैंने इनकम बना रखा है, इनकम वाली साइड में शुरू करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन के 2.5 लाख। अब पहला पढ़ो। पहला है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 50,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम पिछले साल की माइनस करेंगे 50,000। 50,000 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000। अब मेरे बच्चा लोग, इसमें बनती है दो बैलेंस शीट, एक नहीं दो, एक करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग। इसमें कैपिटल गिवन नहीं होती, इसलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। देखो मैंने नीचे दो बनाई है, एक 2006 यानी करंट ईयर की, एक 2005 यानी प्रीवियस ईयर की। मैं हमेशा ऊपर जो बनाता हूं वो करंट ईयर की होती है, नीचे प्रीवियस ईयर की होती है। ऊपर वाली मतलब करंट ईयर, नीचे वाली मतलब प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? नीचे वाली। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां नजर आता है? एसेट में 50,000। आउटस्टैंडिंग मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आगे चलो। आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 06, इस साल का आउटस्टैंडिंग 35, इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी इनकम इसी साल की, ऐड करो। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 35। जल्दी बताओ, करंट ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? ऊपर वाली। आउटस्टैंडिंग कहां नजर आएगा? एसेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 35,000। आगे बढ़ो। और क्या दे रखा है? एडवांस है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का एडवांस मतलब इनकम इस साल की प्लस 25,000। ऐड करो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर 25,000। बस बैलेंस शीट बता दो, बताना प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? नीचे वाली। और प्रीवियस ईयर है तो नीचे वाली की लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से 25,000। अब आ गया, इस साल का एडवांस है, इस साल का एडवांस 30,000, इस साल का एडवांस इनकम अगले साल की, इस साल मिला है ना, अगले साल के लिए मिला है, माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर 30,000। और करंट ईयर है तो बाबू बैलेंस शीट कौन सी? करंट ईयर है तो ऊपर वाली। और एडवांस कहां नजर आएगा? लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से 30,000। ऊपर का फाइनल आंसर अगर मैं निकालूं तो 2.5 लाख में से 50 माइनस 35 प्लस 25 प्लस और 30 माइनस 230 आंसर आ रहा है। सर क्या इसको यही छोड़ दे? हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। यहां कुछ मैच नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं निकालना, यही छोड़ दो इसको, हम सिर्फ निकालना सीख रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। समझे मेरी बात? आगे चलो। एक वेराइटी और। आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 06, विच इज 1 अप्रैल 05 से 31 मार्च 06। यू कैन से सो 2005 से 2006। आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे मिले 30,250, इतने टोटल मिले। अब इस टोटल में 2,500 2004-05 का यानी प्रीवियस ईयर का, पिछले साल कुछ मिलना रह गया होगा, वो मिल गया। करंट ईयर का पैसा मिला हमें 26,750। और 2006-07 यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला 1,000। यानी अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना मिला, टोटल टोटल मिला 30,250। इसमें प्रीवियस ईयर का 2,500, करंट ईयर का हमारा 26,750 और नेक्स्ट ईयर का 1,000। अच्छा जी, और कोई जानकारी? सर क्लब के टोटल 230 मेंबर हैं जो कि 125 पैसा रुपए देते हैं। बताओ, अगर क्लब के 225 मेंबर हैं, 230 सॉरी 230 मेंबर हैं, अगर हर मेंबर ने अपने 125 करंट ईयर में दे दिए होते तो 230 इंटू 125 28,750 करंट ईयर का आता। जबकि करंट ईयर का रिसीव कितना हुआ है? करंट ईयर का 26,750। यानी 2,000 जो है वो करंट ईयर का नहीं आया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। समझ में आया? जितने मेंबर हैं अगर सब पैसा दे देते करंट ईयर में तो करंट ईयर में इतना आता, जबकि करंट ईयर का कम आया तो बाकी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग दे रखा है 1 अप्रैल 05, दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 2,750 आउटस्टैंडिंग था, इतना आना बकाया था। बट प्रीवियस ईयर का आया तो खाली 2,500 है। यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था ज्यादा, लेकिन आया कम। तो जितना कम आया उतना ठीक है, बाकी बाद में आ जाएगा, डूबा थोड़ी है, तो बाकी बाद में आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, मैं दिखाता हूं, सामने स्क्रीन पे देखो।
नीचे मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, दो बैलेंस शीट। शुरुआत करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन टोटल से, 30,250। अब मैं जो पूछूं आप लोग चैट में बताते रहो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? पिछले साल की। क्या करूंगा बताना? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस। बट पता है मैं -2750 नहीं करूंगा, ये माइनस नहीं करूंगा, इतना तो था, बट इसमें मिला तो खाली 2500 है, टोटल में तो 2500 ही इंक्लूड है, तो मैं माइनस करूंगा 2500। ठीक है जी। अब मुझे बस इतना बता दो, प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? नीचे वाली। मैं नीचे वाली में जा रहा हूं, और एसेट साइड में, ये गलती से मैंने इनकम लिख दिया, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज एसेट, दिस इज नॉट इनकम, दिस इज एसेट्स। एसेट साइड पे मैं क्या लिखूंगा बताना? एसेट साइड पे मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, और यहां पूरा लिखूंगा 2750। सर जी आपने माइनस तो 2500 करा है, तो आप पूरा क्यों लिख रहे हो? बेटे पिछले साल की बैलेंस शीट जब बनी होगी, थोड़ी पता था, सपने थोड़ी आ रहे थे इतना आएगा, पिछले साल तो पूरा ही आएगा। 2750 में से 2500 मिल गया, बाकी बचा हुआ 250 अभी भी बकाया है, तो ये ऊपर वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर करंट ईयर करके प्रीवियस ईयर के आगे 250 आ जाएगा। देखो अगर पूरा मिल जाता तो करंट ईयर में नजर नहीं आता, जितना नहीं मिल पाया वो करंट ईयर में अभी भी बचा हुआ है। क्या मेरे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? जी हाँ, इस साल का आउटस्टैंडिंग 2000। इस साल का बकाया बताना, इनकम कौन से साल की? इसी साल की, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2000। करंट ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? ऊपर वाली, और करंट ईयर में करंट ईयर के सामने 2000, यानी इस साल में टोटल आउटस्टैंडिंग है 2250, जिसमें 250 पुराना, 2000 करंट ईयर का। एडवांस ढूंढते हैं, पिछला एडवांस तो नहीं है, इस साल का एडवांस है 1000। इस साल एडवांस मिला, अगले साल के लिए क्या करूंगा बताना? माइनस एडवांस करंट ईयर 1000। करंट ईयर है तो बताना बैलेंस शीट कौन सी? करंट ईयर है तो बैलेंस शीट ऊपर वाली, और एडवांस नजर आता है लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से 1000। अब ऊपर का आंसर निकाल लो। पता है आपको ऊपर का आंसर किसके बराबर आना चाहिए? मैं बताऊं, ऊपर का आंसर बराबर आना चाहिए मेंबर इनटू मनी के बराबर हर बार। चेक करना, मेंबर इनटू मनी करके यही आया था शायद, देखो यही आया था, यही आंसर है। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके यही लिख देते, इतनी मेहनत क्यों करी बाबू? बैलेंस शीटों में भी तो जानी है ना चीजें, इनसे थोड़े तो सीधा लिख देगा, बैलेंस शीट में भी तो चीजें जानी है ना, उसका भी तो ख्याल रखना है हमें, इसीलिए। एक वैरायटी और है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, हमारा साल हो गया 2006 से 2007। हमें टोटल पैसा मिला 42 टोटल, जिसमें प्रीवियस ईयर का 7000, करंट ईयर का 30,000, नेक्स्ट ईयर का 5000, टोटल देख लो। ठीक है जी, पढ़ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006, बताना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? पिछले साल की। करे, इनकम वाली साइड से शुरू करते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन का टोटल पैसा हमें मिला था 42। अब बताओ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? पिछले साल की। क्या करूंगा? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, बट मैं पता है -85 नहीं करूंगा, 85 तो था, बट उसमें से मिला कितना है बताना? मिला 7000 है, तो 7000 ही माइनस करूंगा ना, जितना मिला है। भैया हटाऊंगा तो उसी को ना जो इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? नीचे वाली, और मैं एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के यहां पूरे 85 दिखाऊंगा, तो बाकी बचे हुए 1500 का क्या होगा? ऊपर वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो कॉलम बना लूंगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के आगे 1500 आ जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से एक शब्द पे ध्यान देना, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 0 से 17,500। ये करंट ईयर का 17,500 नहीं है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये बैलेंस शीट में करंट का नहीं है, ये बाहर का 17,500 है। अगर बाहर का 17,500 है तो करंट ईयर का शुड बी 16,000। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सर आपको कैसे पता ये बाहर का? बाबू टोटल वर्ड लिखा था, बैलेंस शीट की डेट लिखी थी, मतलब बाहर का ही हुआ ना, करंट का तो 16 ही है। करंट ईयर का, इस साल का 16,000 है, इस साल का आउटस्टैंडिंग इनकम इसी साल की, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 16,000। एडवांस ढूंढते हैं, पिछले साल का एडवांस, एडवांस प्रीवियस ईयर का 2,500, पिछले साल एडवांस मिला था कौन से साल के लिए? इसी साल के लिए, ऐड कर दे।
एड एडवांस प्रीवियस ईयर कितना, 2500। आओ, प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी, नीचे वाली, और एडवांस कहां नजर आता है, लायबिलिटी में। क्या इस साल का एडवांस है मेरे पास, हाँ है, दिखाओ। इस साल का एडवांस है 5,000। इस साल का एडवांस, इनकम कौन से साल की, इसी साल की, क्या करूंगा बता मैं, नहीं इनकम इस साल की नहीं, अगले साल की, क्या करूंगा बता मैं, माइनस, माइनस एडवांस करंट ईयर 5,000। और करंट ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी, ऊपर वाली, और एडवांस का नजर आएगा लायबिलिटी में। आंसर 42 माइनस 7 प्लस का 16 प्लस का 2.5 माइनस का 5, आंसर 48,500। और कुछ अभी मैच नहीं होगा, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, क्या है ये, एक्सट्रैक्ट। चले आगे बढ़े। यहां जाके आपकी अभी पहली ट्रीटमेंट समाप्त होती है, पहली एडजस्टमेंट इसको इनकम ट्रीटमेंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 दिखाता हूं, जिस एडजस्टमेंट का नाम है एक्सपेंस ट्रीटमेंट। देखो जी, इनकम और एक्सपेंस ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। एक्सपेंस में भी वही रूल लगेगा जो इनकम में लगता था। मैं आपको रूल बताऊं, मेरे को बस इतना बताओ, है तो हम अक्रूवल बेस पे ही जा रहे हैं ना, कैश बेस से। अगर मैं आपको बोलूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, बताना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल कोई सैलरी या रेंट देना रह गया था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। इनकम कौन से साल, खर्चा कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का, एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। और मैं क्या करूंगा बताना, माइनस। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, बताना इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग बताना, एक्सपेंस कौन से साल का, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। और अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इनकम कौन से साल की, इसी साल की, क्या करेंगे बताना, ऐड। प्रीपेड, अब यहां पे एडवांस की जगह प्रीपेड होता है, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, बताना पिछले साल प्रीपे किया था, खर्चा कौन से साल के लिए करा होगा, इस साल के लिए, मतलब ये एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। और अगर करंट ईयर का है तो प्लस, ये बताना प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, इस साल प्रीपे किया, इस साल दिया तो कौन से साल के लिए, अगले साल के लिए, तो मतलब ये हो गया एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या करूंगा जल्दी बताना, माइनस, माइनस। मतलब अगर आपने नोटिस किया हो तो रूल तो बिल्कुल ही सेम है, जैसे इनकम के रूल थे सेम वैसे ही रूल है, कोई अलग ही नहीं है, रूल तो बिल्कुल सेम है। फर्क है पोस्टिंग में। क्या फर्क है मैं बताता हूं, आप बस मुझे इतना बता दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है, पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं है, यानी हमारे लिए लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जगह बदल गई, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। और प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका पैसा पहले से दे दिया, बेनिफिट बाद में मिलेगा, इज अवर एसेट्स, है ना जी। मतलब अगर आपने नोटिस किया हो तो बैलेंस शीट में जगह बदली है, बाकी ऑलमोस्ट सेम, है ना। क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा मजा क्वेश्चन करने में आएगा, आओ। ये देखो 7 देखो, फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और 31 मार्च 07 हमारा साल हो गया 2006 से 2007, ठीक है। सैलरी पेमेंट में नजर आ रही है 32,000, अब पढ़ो, आउटस्टैंडिंग ऑफ 6/7, बताना इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग, खर्चा कौन से साल का, इसी साल का, प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, खर्चा कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का, माइनस प्रीपेड प्रीवियस ईयर, पिछले साल प्रीपे किया था, खर्चा कौन से साल का, इस साल का, प्लस प्रीपेड करेंट ईयर, इस साल प्रीपे किया, खर्चा कौन से साल का, अगले साल का, क्या करूंगा बताना, माइनस। समझा। अब बस यही काम जब मैं नीचे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में करूंगा तो जगह देख लेना, इनकम एक्सपेंडिचर में ये काम मैं इनकम की जगह अब एक्सपेंडिचर वाली साइड पे करूंगा। बताना टू सैलरी, कितना खर्चा करा हमने सैलरी का, सैलरी का खर्चा करा हमने 32, और मुझे सबसे पहले क्या दे रखा है, इस साल का आउटस्टैंडिंग, बताना इस साल का आउटस्टैंडिंग, खर्चा इसी साल का, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 3,000। करंट ईयर है तो बैलेंस शीट बताना कौन सी वाली, करंट ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी वाली, ऊपर वाली, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 लायबिलिटी में नजर आएगी। चले,
पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2,500, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बताना, खर्चा पिछले साल का माइनस, और प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी, नीचे वाली, ओपनिंग वाली, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में नजर आएगी 2,500। अब प्रीपेड आ जाओ, पिछले साल का प्रीपेड खर्चा इस साल का 1,500 प्लस, ऐड करूंगा प्रीपेड प्रीवियस ईयर 1,500। प्रीवियस ईयर है तो बताना बैलेंस शीट कौन सी, प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट ये वाली, करंट वाली, ऊपर वाली। और प्रीपेड नजर, और प्रीपेड है तो प्रीवियस ईयर तो नीचे वाली, और प्रीपेड कहां नजर आएगा जल्दी बताना, एसेट। इस साल का प्रीपेड भी है क्या, हाँ इस साल का प्रीपेड है 35, इस साल का प्रीपेड मतलब खर्चा इसी साल का, अगले साल का, क्या करूंगा माइनस, प्रीपेड करंट ईयर 3,500 माइनस, और करंट ईयर है तो बैलेंस शीट ऊपर वाली और एसेट में, प्रीपेड सैलरी के नाम से 3,500 लो। अब निकालता हूं आंसर, 32,000 प्लस 3,000 माइनस 2,500 प्लस 1,500 माइनस 31, आंसर 30,500। मतलब आपने नोटिस किया हो तो इनकम ट्रीटमेंट और एक्सपेंस ट्रीटमेंट का लॉजिक बिल्कुल सेम है, रूल बिल्कुल सेम है, रूल में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है बैलेंस शीट की जगह पे, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट है तो एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी। दोनों एडजस्टमेंट समझ में आई, इनकम ट्रीटमेंट एक्सपेंस ट्रीटमेंट। अब आओ मेरे साथ अगली पे, अगली का नाम है हमारा इस कॉल्ड एडजस्टमेंट नंबर 3, डोनेशन या फंड ट्रीटमेंट। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, डोनेशन या फंड में आप ये मान लो कि डोनेशन दो प्रकार की होती है। जब भी कोई डोनेशन देने आता है, अगर वो पर्पस बताए कि किस काम में इस्तेमाल करनी है तो स्पेसिफिक, और ना बताए तो जनरल डोनेशन। मतलब जनरल डोनेशन वो डोनेशन होती है जिसके पीछे कोई स्पेसिफिक नहीं होता, आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं देते। मान लो मेरे ओल्ड एज होम में डोनेशन मिली मेडिकल कैंप लगाने की, तो वो स्पेसिफिक है। और कोई आदमी ऐसे ही देगा कि सर जो सही लगे वो कर लेना, तो वो जनरल हो जाएगी। जनरल डोनेशन ऑलवेज कंसीडर एज इनकम, ऑलवेज कंसीडर एज इनकम, आप इसको हमेशा अपनी इनकम मानेंगे। और स्पेसिफिक डोनेशन ऑलवेज कंसीडर एज लायबिलिटी। याद रखना स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ पर्पस कनेक्टेड है, आपने वो पर्पस के लिए काम नहीं किया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। बट मान लीजिए अगर आपने स्पेसिफिक डोनेशन को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या आपने उससे कोई इनकम कमाई, तो रूल कहता है कि अगर आपने कोई इससे इनकम कमाई या डोनेशन में से कोई खर्चा करा, मेडिकल कैंप लगाया तो खर्चा तो होगा ही, अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो वो इनकम एडेड टू डोनेशन, वो इनकम डोनेशन में ही ऐड हो जाएगी। और अगर कोई खर्चा करा है तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोनेशन, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डोनेशन, वो खर्चा डोनेशन से ही माइनस होगा। इसका मतलब अगर आपने कोई स्पेसिफिक डोनेशन ली तो वो आपकी लायबिलिटी है, उससे कुछ कमा लिया तो उसी में प्लस, और अगर कोई खर्चा हुआ तो उसी में से माइनस। और जनरल डोनेशन तो इनकम ही होती है। सर करके दिखाना, आओ एग्जाम्पल नंबर देखो मेरा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। देखो, मुझे प्राइज फंड मिला, प्राइज फंड मतलब प्राइज बांटने के लिए फंड, ये स्पेसिफिक डोनेशन है ना, स्पेसिफिक डोनेशन। मुझे प्राइज बांटने के लिए फंड मिला, कितने का, 80,000 की डोनेशन मिली। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने इसी को इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, अभी नहीं बांटना, बाद में बांटना, 80,000 एसेट। इनकम हुई है डोनेशन से, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे मेरे को इनकम हुई है 8,000 की, और प्राइज अवार्ड करके खर्चा आया 6,000 का। अब ये सारा काम हो रहा है मेरा करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में, याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक डोनेशन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा प्राइज फंड की डोनेशन, कितनी है मेरे पास, 80,000, अंदर लिखूंगा जानबूझ के। जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, वो एसेट में आ जाएगा सीधा बाहर। अब जो मैंने प्राइज फंड डोनेशन करी है, इसी में मैं ऐड कर दूंगा जो मुझे इनकम हुई है, कितने की इनकम हुई है, 8,000 की, और जो खर्चा हुआ है वो इसी में से माइनस कर दूंगा, बाहर 82 आ जाएगा, और ये बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा बस। अब मैच नहीं होगी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट में कभी मैच थोड़ी होती है, एक्सट्रैक्ट में कभी मैच नहीं होता। चलूं आगे, एग्जाम्पल 9 समझो, ज्यादा समझ में आएगा।
मान लीजिए आपको मैच के खर्चे हुए हैं आपके 16,000 के, आपके पास मैच का फंड यानी स्पेसिफिक फंड था, स्पेसिफिक डोनेशन थी, डोनेशन और मिली, फर्दर डोनेशन और डोनेशन मिली, और टिकट बेच के पैसा आया, ये इनकम। और ये सारा काम मेरी करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। बताओ कैसे आएगा? सबसे पहले मैच का फंड बताओ कितने का था? मैच का फंड था 8,000। ऐड, कोई फर्दर डोनेशन हुई है और डोनेशन मिली है मेरे को 5,000 की, 8 5 13, इसमें ऐड करूंगा टिकट बेच के जो पैसा कमाया, दैट इज इनकम, यानी 7,000। टोटल मिला के आ गए 8 5 और 7 यानी 20। इसमें से माइनस मैच के एक्सपेंस, मैच के खर्चे कितने करे मैंने? 16, यानी बचा हुआ 4,000 एज इट इज पड़ा रहेगा डोनेशन का, कि आगे जाके बुरे वक्त में काम आ जाएगा, या आगे जाके दोबारा मैच कराना हो। क्वेश्चन में एक और पॉइंट था, कह रहा क्या फर्क पड़ेगा अगर मैच के खर्चे 6,000 से बढ़ जाए? केस नंबर 1 हो गया ये, पहला केस। सेकंड केस में कह रहा है एज्यूम करो ये 6,000 बढ़ के 22,000 हो जाए, बाकी चीजें रिमेन सेम। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आओ दोबारा देखते हैं। मैच का फंड था मेरे पास, मैच का फंड 8,000, फर्दर डोनेशन आई है मेरे पास, ये सारा काम लाइबिलिटी में हो रहा है 5,000, मेरे पास टिकट बेच के पैसा आया इनकम से 7,000, टोटल मिला के हो गया 20। अब मैं माइनस करूंगा मैच एक्सपेंस, अब मेरे पास पैसा है 8 5 7 20, मैं मैच एक्सपेंस इसमें से 22,000 तो माइनस कर नहीं सकता, क्योंकि खर्चे तो 22 हो गए अब सेकंड केस में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जितने माइनस कर सकता हूं कर लूंगा, बाहर आ जाएगा नील, और जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, टू मैच एक्सपेंस ओवर फंड के नाम से 2,000। इसका मतलब अगर खर्चा कम हुआ है तो फंड को पड़े रहने दो, और अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर में डाल दो, फंड को जीरो कर दो, बस। क्या बच्चों वाली बात है यार, सिंपल सा रूल है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। तीन एडजस्टमेंट समझ में आई, इनकम ट्रीटमेंट, एक्सपेंस ट्रीटमेंट और फंड ट्रीटमेंट। आओ मेरे साथ, मैं आपको चौथी कराऊं, फोर्थ। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, और ये हमारी आखिरी एडजस्टमेंट है एनपीओ को समझने के लिए, इज कॉल्ड कंजम्पशन ट्रीटमेंट। व्हाट इज कंजम्पशन ट्रीटमेंट? यार आपको पता है किसी भी चीज को खरीदना कभी एक्सपेंस नहीं होता, उसका कंजम्पशन एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस नहीं होता। इमेजिन करो, मैं, मेरा काम है, मैं एक बार एनपीओ को हटा के बात करता हूं, मान लीजिए मेरा काम है कैलकुलेटर बेचने का, मैंने इस साल 1 लाख कैलकुलेटर खरीदे बेचने के लिए, और उस 1 लाख में से 80,000 बेचे, 80,000 कंज्यूम करे, 20,000 बचे हुए हैं। कंजम्पशन मेरा 1 लाख नहीं है, कंजम्पशन 80,000 है। मतलब जितना एक्चुअल में कंज्यूम करा, जो बच गया वो थोड़ी कंजम्पशन है, वो तो स्टॉक है, वो तो एसेट पे जाएगा। समझे ना मेरी बात? एक्सपेंडिचर हमेशा कंजम्पशन होता है, परचेज नहीं होता। तो आपको पेमेंट को कंजम्पशन में बदलना है, और पेमेंट को कंजम्पशन में बदलने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, रूल है। क्या? क्वेश्चन ना आपको पेमेंट देगा, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन, एक्सेट्रा, इनकी पेमेंट देगा। आप इसका ये रूल याद रखना। ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। सर इसका लॉजिक क्या है? बेटे जितना माल पुराना पड़ा था वो इस साल कंज्यूम करा, वो खर्चा है। इस साल जो माल बच गया वो अगले साल कंज्यूम करेंगे, वो इस खर्चा नहीं है, माइनस। इसमें ऐड करना ओपनिंग एडवांस गिवन टू क्रेडिटर। अगर आपने क्रेडिटर को कोई एडवांस दिया हुआ है, बताना पिछले साल एडवांस दिया था, खर्चा कौन से साल का? इस साल का। और इस साल अगर कोई एडवांस दिया था तो माइनस, क्लोजिंग एडवांस गिवन टू क्रेडिटर। अगर साल के एंड में कोई एडवांस दिया है बताना, तो खर्चा कौन से साल का? अगले साल का। क्रेडिटर का ओपनिंग माइनस, बताना पिछले साल का क्रेडिटर। पिछले साल का क्रेडिटर मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा पिछले साल का। इस साल का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस कर देना, इस साल का क्रेडिटर मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग, खर्चा कौन से साल का? इसी साल का। क्या कर दूंगा बताना मैं? प्लस। ये करने के बाद जो आएगा ना, ये आपकी कंजम्पशन कहलाएगी, और ये शो होगा एक्सपेंडिचर साइड में, याद रखना। यानी आपको तीन चीजें जो ना दे रखे उसे जीरो मान लेना, तीन चीजें। स्टॉक का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, एडवांस का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, क्रेडिटर में उल्टा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस। ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला लगाते ही कंजम्पशन निकल जाएगी, जो चीज ना दे रखी है उसे जीरो मान लेना। क्लियर है?
पोस्टिंग कैसे करोगे? पोस्टिंग पोस्टिंग सबसे आसान है। क्या आप स्टॉक हमारे लिए कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में, एसेट में। क्रेडिटर हमारे लिए कहां दिखाओगे? लायबिलिटी में। और एडवांस सब्सक्रिप्शन का एडवांस, एडवांस टू क्रेडिटर कहां दिखाओगे? क्रेडिटर को एडवांस दे रहे हैं तो हमारे लिए एसेट। एडवांस ले नहीं रहे, एडवांस दे रहे हैं, याद रखना। एडवांस दे नहीं रहे, एडवांस, एडवांस ले नहीं रहे, एडवांस दे रहे हैं प्रीपेड की तरह। तो क्वेश्चन दिखाता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इधर देखो। आपके पास पेमेंट है स्टेशनरी की 23,000, और आपके पास 1 अप्रैल यानी ओपनिंग का डाटा है, 31 मार्च यानी क्लोजिंग का डाटा है। बताना स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ये, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, लो आ गया आपका कंजम्पशन। समझे? पक्का जगह कम है, एक्सपेंडिचर में होगा ये काम, ध्यान रखना। टू स्टेशनरी, मेरे पास स्टेशनरी की पेमेंट है 23,000 की, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, ये करते ही आपका कंजम्पशन का आंसर आ जाएगा। 23,000 अंदर लिखना चाहिए था ना। आई 23,000 अंदर, ओपनिंग स्टॉक का 4,000 प्लस, क्लोजिंग स्टॉक का 3,000 माइनस, क्रेडिटर का 9,000 माइनस, 2,500 प्लस। 23,000 प्लस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 9,000 प्लस 2,500, 17,500 आपकी कंजम्पशन है। खत्म। बस इतना सा करना है आप, कोई क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस बिना क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा ये। बैलेंस शीट में कहा जाएगा, याद रखना बस। एक और है मेरे पास, पेमेंट ऑफ मेडिसिन। बताओ, पेमेंट करिए हमने 370, क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, एडवांस दे रखा है ओपनिंग वाला एडवांस प्लस क्लोजिंग वाला माइनस। प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना यार, हो जाएगा ना? हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहां जाके मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट का वादा किया था, चारों की चारों समझा दी। कौन कौन सी 4 एडजस्टमेंट होती हैं? इनकम ट्रीटमेंट, एक्सपेंस ट्रीटमेंट, डोनेशन और कंजम्पशन। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको सीधा बनाना है चाहे उल्टा बनाना है, एडजस्टमेंट ये 4 ही है। एक बड़ा क्वेश्चन कराऊं? चलो और एक बड़ा भी कराता हूं। मजा तो तब आएगा ना जब बड़ा भी करें। देखो, को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है क्लब का 1 अप्रैल 6 से 31 मार्च, 7 आपका साल हो गया, 6-7। आपके सामने ये पूरा रिसीट एंड पेमेंट है और नीचे एडजस्टमेंट है। एक बार रिसीट एंड पेमेंट पढ़े। टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैश बैंक हमारे पास इतने का है। सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला हमें 1,22,500, जिसमें ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर का, ये तो आता ही है आपको। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 8,000 है, उसे 10,000 में बेचा यानी 2,000 का प्रॉफिट कमाया। फूड स्टफ बेचा, फूड स्टफ बेचना हमारे लिए इनकम। पीरियोडिकल बेचना, न्यूज़पेपर रद्दी कबाड़ बेचना हमारे लिए इनकम। हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज, किराए पे ग्राउंड दिया शादियों के लिए, इनकम। डोनेशन मिली है स्पोर्ट्स फंड की, ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, लायबिलिटी में आएगा। लॉकर का रेंट हमारे लिए इनकम, उधर आ जाओ। सैलरी हमारे लिए खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, फूड स्टफ खरीदा खर्चा, टेलीफोन का बिल खर्चा, सब्सक्रिप्शन पीरियोडिकल की खर्चा, प्रिंटिंग खर्चा, स्पोर्ट्स एक्सपेंस खर्चा, सेक्रेटरी की ऑनरेरियम खर्चा, इन्वेस्टमेंट खरीदी एसेट, और सितंबर में खरीदी है, 6 महीने का ब्याज बनता है इस पे, याद रखना। और ये बचा हुआ आपका क्लोजिंग। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। सबसे पहले एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की। 2006-7 में 225 मेंबर थे, हर मेंबर 500 देता था। 225 मेंबर और हर मेंबर 500 रुपए देगा, तो 225 इंटू 500 पैसा आना चाहिए 1,12,500, और करंट ईयर का आया था 1 लाख। करंट ईयर का रिसीव हुआ था 1 लाख, तो 12,500 हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्री करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कह रहा है आउट ऑफ 30 मेंबर जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 30 मेंबर यानी 500 यानी 15,000 ने नहीं दिया था, उसमें से कितना पैसा आ गया जरा बताना? 12,500 आ गया। बाकी बचा हुआ 2,500 अब आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। कह रहा है 25 मेंबर ने पैसा दे दिया, बचे हुए 5 इरिकवरेबल हो गए, मतलब वो 5 का पैसा आएगा नहीं, डूब गया, यानी वो पैसा पेंडिंग नहीं है, मिलेगा ही नहीं। चलो, ड्यूरिंग द ईयर हमने 35,000 डिपॉजिट करे एमटीएनएल को, ऊपर देखो दिख रहा है आपको,
इलेक्ट टेलीफोन बिल के सामने 35, ये हमने एमटीएनएल को 35 जमा कराए हैं। इस 35 पे हमें इंटरेस्ट मिला 3,000 रुपए, ये इंटरेस्ट हमें मिला, ये इंटरेस्ट हो गया हमारी इनकम। टेलीफोन का बिल आया 22,000, ये हो गया हमारा एक्सपेंस। और बचा हुआ 16,000 हमारा अभी भी एमटीएनएल के पास पड़ा है, तो हमारी एसेट हो गया बस। स्टॉक दे रखा है फूड स्टॉक का, ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कंजम्पशन में सिखाया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। एडवांस पेमेंट स्टैंड फॉर प्रीपेड, प्रीपेड दे रखा है पीरियोडिकल का। ये पिछले साल का प्रीपेड, ये इस साल का। पिछले साल का प्रीपेड खर्चा इस साल का प्लस, और इस साल का प्रीपेड अगले साल का माइनस। फर्नीचर पहले था 1 लाख का, 8,000 का बिक गया था, 92 बचा था, 92 पे डेप लगा देंगे 12.5%। बिल्डिंग 6.5 लाख की थी, ना खरीदी ना बेची, तो उस पे 5% डेप। और स्पोर्ट्स फंड पहले से था 15,200 का, पुराना फंड था 15,200, और मिला हमें कितने का 25, और खर्चा कितना हुआ स्पोर्ट्स का 50। लो जी, मतलब इसमें इनकम ट्रीटमेंट भी है, एक्सपेंस भी है, डोनेशन भी है, कंजम्पशन भी है। एक क्वेश्चन में चारों पॉइंट डाल दिए मैंने। आपसे कह रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। मेरी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11वां, आओ कर 12वां करो। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है, मजा आ जाएगा आपको। एक ही क्वेश्चन कर लो, चारों पॉइंट फिर से क्लियर। सबसे पहला काम है मेरा एग्जाम्पल नंबर 12वां मेरी बुक का, मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और उसी के साथ साथ मुझे दो चीजें और बनानी है, बैलेंस शीट। पहले इसे पूरा कर देता हूं। इसके अलावा बनाऊंगा मैं दो बैलेंस शीट्स। पहली बैलेंस शीट बनाऊंगा करंट ईयर की, एंड माय करंट ईयर इज आई गेस 31 मार्च 07। 31 मार्च 07 यानी करंट ईयर की, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऊपर वाली हमेशा करंट ईयर की, नीचे वाली हमेशा प्रीवियस ईयर की। नीचे वाली बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं प्रीवियस वाली? क्योंकि हमें कैपिटल निकालना है। अब ये एक्सट्रैक्ट नहीं है, अब ये सब मैच होना चाहिए। एक बैलेंस शीट और ये वाली बैलेंस शीट 31 मार्च 06 यानी प्रीवियस ईयर। चले, शुरुआत एडजस्टमेंट से। सबसे पहली एडजस्टमेंट है मेरे पास सब्सक्रिप्शन की। कितना पैसा मिला था सब्सक्रिप्शन का? 1,22,500 बाय सब्सक्रिप्शन। 1,22,500। जल्दी बताओ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? पिछले साल की। क्या करूंगा मैं? माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है मेरा कितना? 12,500। प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? नीचे वाली। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां नजर आएगा? एसेट साइड पे नजर आएगा, लेकिन यहां पूरा 15,000 आएगा क्योंकि 30 मेंबर का था। बाकी बचे हुए 2,500 का क्या करते थे? नॉर्मली करते थे, ऊपर वाली बैलेंस शीट में जाते थे और इसमें लिखते थे प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर के आगे 2,500 डालते थे। अब नहीं डालूंगा मैं, बताओ क्यों? क्योंकि डूब गया वो पैसा। मतलब वो 2,500 मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू इररिकवरेबल सब्सक्रिप्शन के नाम से 2,500। ठीक है जी, पक्का। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 12,500। बताना इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी इनकम कौन से साल की? इसी साल की। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 12,500। करंट ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी? ऊपर वाली। और करंट ईयर है तो करंट ईयर के सामने 12,500। चले आगे बढ़े। एडवांस दे रखा है क्या? पिछले साल का तो नहीं है, इस साल का है 10,000। इस साल का एडवांस इनकम अगले साल की, क्या करूंगा? माइनस एडवांस करंट ईयर 10,000। करंट ईयर है, करंट ईयर तो बैलेंस शीट कौन सी? बताना, ऊपर वाली। और करंट ईयर है तो कहां नजर आएगा? लायबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन का 10,000। चले जी, कोई दिक्कत?
पक्का? चले आगे। आंसर निकालना कितना आ रहा है, प्रीवियस ईयर का एडवांस तो है नहीं। मैंने क्या बताया था, किसके बराबर आना चाहिए, मेंबर इनटू मनी। चेक करके देखो, मेंबर इनटू मनी के बराबर आ रहा है, मेंबर इनटू मनी करके यही आया था, 1,12,500, है ना जी। अगली एडजस्टमेंट, हमने 35,000 टेलीफोन के पे करे, जिसमें से हमें 3,000 का इंटरेस्ट मिला, 16,000 का हमारा, 22,000 का हमारा बिल आया। 3,000 का जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो मेरी इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन MTNL डिपॉजिट। 3,000 का तो मुझे इंटरेस्ट मिला। टू टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल आया मेरा 22,000, और 35,000 प्लस 3 - 22, जो बचा हुआ 16,000 है, वो मेरे लिए एसेट में आ जाएगा, ऊपर वाली में, MTNL डिपॉजिट। मेरा पैसा MTNL वालों के पास पड़ा है, जो वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है, हाँ ना बोलिए। अगली एडजस्टमेंट, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। स्टॉक दे रखा है फूड स्टफ का, फूड स्टफ की पेमेंट कितनी है, 60,000। आओ कंजम्पशन निकाले। तो मैं पहले एक्सपेंडिचर में चल रहा हूं, एक्सपेंडिचर में जा रहा हूं, मैं एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वेयर आर, ये रहा। टू फूड स्टफ, फूड स्टफ की पेमेंट है 60,000। कंजम्पशन का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्रेडिटर का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, ना तो क्रेडिटर है ना एडवांस है, बस स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है मेरा, ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, सो 16,000 और 18,000, ओपनिंग स्टॉक 16,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, 58 आ जाएगा सीधा। 60 प्लस 16 माइनस 18, हाँ जी 58। अब यही इफेक्ट बताओ बैलेंस शीट में कहा जाएगा, स्टॉक जाएगा एसेट में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ऊपर जाएगा क्लोजिंग वाला 18, और नीचे आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग वाला 16। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों डाल दिए मैंने। अगली एडजस्टमेंट, मेरे पास प्रीपेड दे रखा है पीरियोडिकल का, ये रहा सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना, 14,500, खर्चे में आ जाओ, प्रीपेड है। पहले मैं एक्सपेंडिचर में जाऊंगा। एक्सपेंडिचर में, टू सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल के नाम का खर्चा था शायद 14,500, जी हाँ 14,500 था। प्रीपेड बता दो, पिछले साल का प्रीपेड खर्चा इस साल का ऐड करूंगा, प्रीपेड, एडवांस मतलब प्रीपेड ही होता है ना। प्रीपेड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है 3,000, और अगर प्रीवियस ईयर है, बताना प्रीवियस ईयर है, अगर प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का है तो खर्चा इसी साल का होगा ना, ऐड करा ना मैंने, और प्रीवियस ईयर है तो बैलेंस शीट कौन सी, नीचे वाली, और प्रीपेड एक्सपेंस नजर आएगा एसेट में। इस साल का प्रीपेड बताना, इस साल का प्रीपेड खर्चा अगले साल का क्या करूंगा बताना, माइनस, प्रीपेड करंट ईयर है 2,500, करंट ईयर है तो बताना बैलेंस शीट कौन सी, ऊपर वाली, और प्रीपेड एक्सपेंस नजर आएगा एसेट में, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से 2,500। अब वापस ऊपर जाओ और आंसर निकालो, 14,500 प्लस 3,000 माइनस 2,500 इस 15,000। लो जी, प्रीपेड वाला काम भी हो गया मेरा। फर्नीचर पहले था 1 लाख का, तो एक काम करो, पहले नीचे वाली बैलेंस शीट में आओ, नीचे वाली में एसेट साइड में फर्नीचर 1 लाख। अब ऊपर वाली बैलेंस शीट में चलो, फर्नीचर 1 लाख में से 10,000 वाला 8 में बिका था शायद, 8 वाला 10 में बिका था, 8 वाला 10 में, तो माइनस सोल्ड होके 8 का गया। ठीक है, बचा 92। अब इस 92 पे मैं डेप लगाऊंगा, फर्नीचर पे 12.5% की डेप थी, 11,500, तो फर्नीचर बचा कितना, 80,500, और यही डेप्रिसिएशन ऊपर एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, टू डेप ऑन फर्नीचर 11,500। और फर्नीचर को बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बाबू 8,000 की चीज को 10,000 में बेच रहे हो, तो 2,000 का जो मुनाफा हो रहा है वो भी तो इनकम में आना चाहिए। आओ,
बिल्डिंग पुरानी पड़ी हुई थी 6.5 लाख की, ना तो खरीदी ना बेची। तो पहले नीचे वाली में जाओ, बैलेंस शीट में बिल्डिंग 6.5 लाख की। अब ऊपर वाली बैलेंस शीट में आओ, बिल्डिंग लिखो 6.5 लाख की अंदर। ये बिल्डिंग ना तो हमने खरीदी ना बेची, बट इस पे डेप लगाना है 5%। 6.5 लाख का 5% इज 32,500। और यही बाहर आ जाएगी 617,500। और यही डेप कहां जाएगी, बताना कहां जाएगी, ऊपर एक्सपेंडिचर में। टू डेप ऑन बिल्डिंग 32,500। और कोई एडजस्टमेंट है मेरे पास? हाँ, एक स्पोर्ट्स फंड है, पुराना स्पोर्ट्स फंड है 15,200 का। स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक डोनेशन है, लायबिलिटी है। नीचे वाली में स्पोर्ट्स फंड के नाम से 15,200 पुराना। अब यही स्पोर्ट्स फंड आप ऊपर ले आओ, स्पोर्ट्स फंड 15,200 अंदर। अब देखना जरा, क्या और डोनेशन मिली है? जी हाँ, 25,000 की फर्दर डोनेशन मिली है, ऐड फर्दर डोनेशन मिली है 25,000 की। फर्दर 25, टोटल हो गया 40,200। और स्पोर्ट्स का खर्चा कितना हुआ है? 50। अब बताओ, मैं 40,200 में से 50 थोड़ी माइनस कर सकता हूं? तो मैं स्पोर्ट्स एक्सपेंस के जितने माइनस हो सकते हैं वो कर दूंगा, 40,200 बाहर आ जाएगा नील। और एक्स्ट्रा वाला खर्चा 98, क्योंकि खर्चा तो 50 था ना, बाकी खर्चा मैं एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस ओवर फंड। हमने फंड से भी ज्यादा 9800 का खर्चा कर दिया। क्लियर है? क्योंकि खर्चा 50,000 हुआ था, फंड था 40,200। एडजस्टमेंट तो आई के सारी खत्म हो गई, एक रह गई है हिडन। बताऊं क्या? आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी साल के बीच में 1 लाख, चलो एक तो ये एसेट में आएगी, आई एग्री। और वो भी पता है ऊपर वाली बैलेंस शीट में आएगी, दोनों में नहीं आएगी। ऊपर वाली बैलेंस शीट में आएगी खाली। पता है क्यों? मैं कहां चला गया मैं? ऊपर वाली बैलेंस शीट में आएगी खाली इन्वेस्टमेंट। बताओ क्यों? क्योंकि ये इसी साल खरीदी है, और ये खरीदी है साल के बीच में। तो इस पे 6 महीने का ब्याज बनता है, 1 लाख का 8%, 8,000, 6 महीने का 4,000। और ये ब्याज मुझे पूरा रिसीट साइड देख लो, मिला नहीं है, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग। इस साल का आउटस्टैंडिंग इनकम कौन से साल की? इसी साल की। चलना मेरे साथ। एक तो इनकम में दिखाओ, एक तो इनकम में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का 8%, 6 महीने का 4,000। और एक यही आ जाएगा हमारा इधर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इस साल का है। सर ये इन्वेस्टमेंट नीचे वाली बैलेंस शीट में क्यों नहीं आई? क्योंकि ये इस साल खरीदी है ना, तो ऊपर वाली में आएगी, नीचे वाली में क्यों आएगी? अब एडजस्टमेंट समाप्त। अब अपनी रिसीट साइड को पकड़ लो और यहां से जो जो ट्रांसफर करना है करो। कैश और बैंक पुराना वाला है, तो नीचे वाली बैलेंस शीट में आएगा 27,500 और 60,000। नीचे वाली बैलेंस शीट में चलो, एसेट साइड में कैश और बैंक, 27,500 और 60,000। और देखते हैं जी, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो चुका है, सेल हो चुका है, फूड स्टफ बेचा। फूड स्टफ बेचना तो हमारी इनकम है 1 लाख, जाना इनकम में। फूड स्टफ की कंजम्पशन हमें निकाल ली थी, अब इनकम में भी तो 1 लाख डालेंगे। इनकम में जाना, बाय सेल ऑफ फूड स्टफ 1 लाख, सेल ऑफ फूड स्टफ 1 लाख। और देखते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 3200, ये भी इनकम में आएगा। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रद्दी कबाड़, 3200, ये भी इनकम में। हायर ऑफ ग्राउंड फॉर मैरिज 48,750, ये भी खर्च इनकम में। बाय हायर चार्जेस, हायर चार्जेस मतलब किराया, 48,750। और डोनेशन मैंने ले लिया, लॉकर रेंट है मेरा 17,050, 17,050, ये लॉकर रेंट आया है। बाय लॉकर रेंट 17,050, लो जी। इनकम साइड, रिसीट साइड तो सारी टिक हो गई। पेमेंट में आ जाओ। सैलरी की क्या अभी तक हमने एडजस्टमेंट करी है? नहीं। सैलरी 24,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 21,000। खर्चे में टू सैलरी
24,000 टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 21,000। और करना, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फूड स्टफ हो चुका है, टेलीफोन बिल हो चुका है, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल भी हो चुका है, प्रिंटिंग का 13,000, प्रिंटिंग का 13,000 टू प्रिंटिंग का 13,000। और चलो, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो चुका है, सेक्रेटरी ऑनरेरियम के 30,000, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम सम्मान में पैसा दिया होगा, सेक्रेटरी को 30,000 टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम के 30,000, सेक्रेटरी को सम्मान में पैसा दिया। ऑनोरेरियम का मतलब होता है सम्मान में पैसा देना, 30,000। और इन्वेस्टमेंट में ले चुका हूं, कैश और बैंक 21,500 और 45, बचा हुआ कैश बैंक ऊपर वाली बैलेंस शीट में, एसेट साइड में कैश 21,500 और बैंक 45। लो जी, चेक करके देख लो, सारी रिसीट साइड, सारी पेमेंट साइड सब टिक हो गई, सब खत्म। अब सबसे पहले बंद करा करो नीचे वाली बैलेंस शीट, और नीचे वाली बैलेंस शीट बंद करके पता लगाओ क्या आ रही है कैपिटल। 15, 16, 3, 1,00,000, 650, 27,500 और 60, 871,500 टोटल आ रहा है, में से 15,200 गए, इज 856,300 इज योर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब चलो ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको बंद करो। इनकम साइड देखो, 1,12,500 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1,00,000 प्लस 3,200 प्लस 48,750 प्लस 17,050, टोटल आ रहा है 2,90,500, तो टोटल है इनकम का। एक्सपेंस माइनस करके देखना, प्रॉफिट ही आ रहा है ना, यानी सरप्लस आ रहा है ना। अब सरप्लस बोलते हैं इसको, प्रॉफिट नहीं बोलते जलीलो। 51,500 का सरप्लस आ रहा है, सरप्लस यानी बैलेंसिंग फिगर 51,200। चले, यही सरप्लस यहां से उठाओ और नीचे वाली बैलेंस शीट में पहले कैपिटल फंड लिखो और उसमें सरप्लस ऐड कर दो, और अगर एक्सपेंस ज्यादा होता, डेफिसिट होता, तो माइनस कर देते। 51,200, और मेरी कैपिटल फंड कितना था, 856,300। 907,500। अब ये वाली बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, देखना मैच हो रही है। जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। एसेट का टोटल 917,500, और उधर का तो दिख ही रहा है 917,500 मैच। ये था कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन जिसमें चारों एडजस्टमेंट थी। एक यही कर लो, एनपीओ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन करने से। एक क्वेश्चन करने से एनपीओ का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन करने से, और वो भी यही वाला क्वेश्चन करने से। क्लियर है जी? हाँ ना बोलिए, समझ में आया? एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन पे सारे अकाउंट दोबारा दिखा दूं, लीजिए। फुल स्क्रीन पे ये रहा आपका इनकम एक्सपेंडिचर, एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, ले लिया। अब जाओ मेरे साथ क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी रहेगी। ये लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फुल स्क्रीन पे। क्लियर है? हाँ ना बोलो, आ जाओ वापस। लो मैं आ गया, चले। ये था सीधा चलने वाली वैरायटी। सर अगर उल्टा चलना हुआ तो, बाबू साइन उल्टे कर दियो ना। सर मतलब देख, मैंने तेरे को चार एडजस्टमेंट सिखाई है। मैंने क्या बोला है, इसमें चार एडजस्टमेंट है। मुझे इन चारों एडजस्टमेंट के रूल बता, चल अच्छा, इसका रूल बता।
इसके रूल में आपको रिसीव्ड वाली अमाउंट देता है और आप क्या करते हो बताना, ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, माइनस करते हो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, पिछले साल वाला एडवांस करते हो आप ऐड, एडवांस प्रीवियस ईयर, और इस साल वाला एडवांस करते हो करंट ईयर का माइनस। और ये करने के बाद जो बचता है, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला करने के बाद जो आंसर आता है ये एज इनकम नजर आता है, एज इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर में। जब आप रिसीट एंड पेमेंट से बनाते हो ना, तो आप रिसीव से इस पे जाते हो। अब आपको उल्टी जाना हुआ तो क्या करोगे बताओ, अगर आपको इनकम वाला दे दे और रिसीव वाला ढूंढना हो तो साइन उल्टी कर देना, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहां पहुंच जाओगे। मतलब मैं इसको उल्टा क्यों बोलता हूं कि अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो साइन बदल देना, रूल तो वही है। मेरी बात समझे, इसका रूल क्या है बताओ, इसका रूल भी यही है। आपको पेड वाला अमाउंट दे रखा होता है, पेड वाला, पिछले साल, इस साल का आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, ऐड, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, माइनस, पिछले साल का प्रीपेड क्या करते हो, ऐड, और इस साल वाला प्रीपेड क्या करते हो, माइनस, है ना, यही करते हो ना। और ये करने के बाद जब आपका आंसर आता है तो ये आ जाता है एज एक्सपेंस। अब आपको पेड से एक्सपेंस पे जाना है तो साइन सीधे, एक्सपेंस से पेड पे जाना है तो साइन उल्टे, सिंपल। कंजम्पशन वाले में क्या रूल लगाते हो, कंजम्पशन वाले में आपको पेड वाला दे रखा होता है, पेमेंट वाला, आप इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, ओपनिंग एडवांस प्लस करते हो, क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हो, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हो, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हो। ये करने के बाद जो आता है वो कंजम्पशन आ जाता है एज एक्सपेंस। यही करते हो ना, यही करते हो ना। अब बस इतना बता दो, उल्टा चलना होगा तो कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर वाला दे रखा हो और पेड निकालना हो तो उल्ट चल लो, साइन चेंज कर दो बस। मतलब अगर आपको सीधा चलना तो मैंने सिखाई दिया, उल्टा चलने में साइन ही तो उल्टे करने हैं। बस एक क्वेश्चन करा उल्टा वाला, एक क्वेश्चन कराता हूं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप। जैसे ये देखो, ध्यान से पढ़ना, आपके पास स्टॉक है स्टेशनरी का, ओपनिंग स्टॉक, एडवांस है, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी शोन इन एक्सपेंडिचर, बताओ इनकम एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन दे रखी है, एडवांस यानी क्लोजिंग एडवांस, आपको स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और आपको क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है। आपसे पूछ रहा है बताओ पेड कितना करा, उल्टा चलना है यार, उल्टा कंजम्पशन से उल्टा, साइन उल्टे कर दो, मैं करके दिखाऊं, यही करके दिखा देता हूं, यही बताना। आपको कंजम्पशन दे रखी है, कंजम्पशन है 15,500, उल्टा चलो उल्टा, ओपनिंग स्टॉक होता था प्लस, तुम कर दो माइनस, क्लोजिंग स्टॉक होता था माइनस, तुम कर दो प्लस, ओपनिंग एडवांस होता था प्लस, तुम कर दो माइनस, क्लोजिंग एडवांस होता था माइनस, तुम कर दो प्लस, क्रेडिटर का ओपनिंग होता था माइनस, तुम कर दो प्लस, और क्रेडिटर का क्लोजिंग होता था प्लस, तो तुम कर दो माइनस। लो, मैंने साइन उल्टे कर दिए, इसको करने के बाद जो आएगा वो पेड वाला आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक मेरा 3,000 माइनस, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 700 प्लस, एडवांस का ओपनिंग मेरा 1200 माइनस, एडवांस का क्लोजिंग 2500 प्लस, क्रेडिटर का ओपनिंग 3,000 प्लस, क्रेडिटर का क्लोजिंग 2500 माइनस। आंसर निकालो, 15,500 माइनस 3,000 प्लस 700 माइनस 1200 प्लस 2500 प्लस 3,000 माइनस 2500, तो जी 15,000 आंसर आ गया। लो, ये पेमेंट में लिख देना। मतलब उल्टा चलना इज नॉट है हार्ड एंड फास्ट रूल, उल्टे में क्या करना है, साइन ही तो उल्टे करने हैं, बस हो गया। किसी भी एनपीओ के क्वेश्चन में या तो सीधा चलना होगा या उल्टा चलना होगा, बस आपको दिमाग लगाना है, आपको घुमा फिरा के ये 4 एडजस्टमेंट्स आती चाहिए। मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारना, मान लो
यहां जाके आपका एनपीओ का वन शॉट समाप्त होता है। मैंने बहुत डिटेल में एनपीओ कराया है, बहुत डिटेल में। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको अगली कक्षा में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं आपका दोस्त, आपका सीए, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आपसे विदा लेता है। बाय बाय, ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें।